देखो भाई, हम लोगों ने लास्ट क्लास तक प्रोकैरियोटिक सेल पूरा फिनिश कर लिया था प्रोकैरियोटिक सेल पूरा फिनिश। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे सबसे पहले सारे के सारे मोनेराज आते हैं। आता है नहीं आता है प्रोकैरियोटिक सेल में सारे मोनेरा? यस मैम। मोनेरा के अंदर सेल एनवेलप हमने पढ़ा था, उनका फ्लैजिला पढ़ा था, और पिली फिम्बरी, उनकी सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेल वॉल कैसा होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम आते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल के ऊपर। तो जब भी हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी ये चीजें रिलेट कराई थी कि जितना भी मेरा प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है, ये सब यूकैरियोटिक सेल है। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम सबसे पहले, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कराया है, प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस लिखवाया है प्लांट्स और एनिमल सेल में डिफरेंस। यस मैम। प्लांट और एनिमल सेल में एक बेसिक डिफरेंस होता है, प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ मेंबर्स में सेल वॉल पाई जाती है, कुछ मेंबर्स में नहीं होती। फंजाई के अंदर सब में होती है, काइटिन की बनी होती है, और प्लांट्स में सेलुलोज की बनी। सेलुलोज की बनी होती है। इसी को लिख लो। बहुत सारे बच्चों के तो नहीं समझ आया होगा बिकॉज उनको याद नहीं होगा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। लिखो प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में मैंने बताया कि भाई जो हमारी फंजाई है, फंजाई की किससे बनी होती है? चिटिन। हाँ, मैंने सोचा ही था कुछ बच्चे इसको चिटिन बोले, मैं बेटी कर रही थी चिटिन बोले। चिटिन ये काइटिन होता है। डोंट वरी, मैं अपनी 11वीं क्लास में मैं भी इसको चिटिन ही बोलती थी। मैम आप नहीं बताते, चिटिन नहीं बोलते, इसको काइटिन बोलता है। हाँ, काइटिन। होमोपॉलीमर ऑफ नागिन नाम। व्हाट इज नागिन नाम? दिखाया था मैम ना। स्नेक, मैम स्नेक लग रहा है ना आपको कोई? एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन। नाम एनेसिटाइल मिरामिक एसिड। प्यूरामिक एसिड। ठीक है, फिर आ जाओ जरा प्लांट्स पे। प्लांट्स की सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन प्लस प्रोटीन। अब छोटी क्लासेस में तो सिर्फ सेलुलोज पढ़ते हैं कि भाई सिर्फ सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन बड़ी क्लासेस में हमें आगे पता चलता है कि भाई अकेला सेलुलोज नहीं होता, उसके साथ और भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। अब सेल वॉल का जो कि हमें पता है कि सेल वॉल का एक मेन फंक्शन क्या होता है, सेल वॉल क्या काम करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है। सेल वॉल रिजिड होती है और डेड होती है। इट गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल। यस मैम। सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देने की ये काम करता है, और इसके साथ साथ सेल को एक शेप भी प्रोवाइड कराता है। यस मैम। चल, अब सपोज ये मेरे पास एक सेल वॉल है, सॉरी सेल है, एक ये सेल है। दीज आर प्लांट सेल्स। तो प्लांट सेल के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम आपका प्लाज्मोडेस्माटा, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, इसको मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला। आज मेरी राइटिंग को क्या हो गया? मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला इज द cementing layer between
दो सेल्स के बीच में एक सीमेंटिंग लेयर है। अब आप बोलोगे कि मैम ये सीमेंटिंग लेयर क्यों है और कैसी है ये, बताओ। नींद मैम पूरी उनको नहीं। मैम वो आपस उन में दोनों जोड़ने को, के लिए। यस मैम, जोड़ के रखने के लिए। क्यों जरूरत है जोड़ के रखने की? मैम फिर नीचे गिर जाएंगे ना। नहीं, आयुष बोल रहे मैम आज आपकी राइटिंग की नींद पूरी। बेटा राइटिंग की क्या नींद पूरी होगी, आपकी मैम की नींद उड़ी हुई है जब से नीट का रिजल्ट आया है। मैम हाँ, अवंती में से कितने बच्चों का एडमिशन हुआ नीट में? एंड में डिस्कस करेंगे, अभी पढ़ाई। अच्छा ओके मैम। मैम जैसे कि सेल्स को आपस में वो जोड़ने में टिश्यूज बनाने होते हैं ना, तो उसके लिए तो साथ में जुड़ना पड़ेगा ना उन्हें। देखो एक सिंपल सी चीज बताती हूँ, एग्जाम्पल ये ले लो, मोबाइल फोन दिख रहा है। अब बाइनरी फिजन प्रोसेस सबने समझा है। अगर मैं इस मोबाइल फोन का बाइनरी फिजन करा दूं, बीच में से तोड़ दूं उसको, दो फोन बन जाएंगे। यस मैम। लेकिन ये Yes, बहुत ma'am. हार्ड है, इसकी जो बाहर की वॉल है वो बहुत हार्ड है, नहीं ब्रेक हो सकती। इससे एक मोबाइल फोन से दो मोबाइल फोन कैसे बनाऊं? इसके बीच में एक वॉल लगा दी मैंने, अगर बन गए दो मोबाइल फोन। जैसे कि एक और सिंपल एग्जांपल, रूम है, ठीक है, एक रूम है, एक रूम में दो सिबलिंग्स रहते हैं, दोनों की लड़ाई हो गई, क्या करेंगे? बंटवारा कर लेंगे अलग अलग, ये बीच में पार्टीशन लगा लेंगे कि भाई ये तेरा पोर्शन ये मेरा पोर्शन, तू अपने पोर्शन में रहना मैं अपने पोर्शन में रहूं। बन गई दो। Yes, ma'am. अलग अलग रूम तो नहीं कि भाई उस रूम को तुड़वाएंगे, उस रूम को तुड़वा के तब दो रूम बनाएंगे, क्योंकि रूम की जो वॉल्स है वो हार्ड होती है, इसलिए ब्रेक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना ब्रेक। तो अब यहीं से एक नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। एनिमल सेल और प्लांट सेल का जब सेल डिवीजन होता होगा, जब उनकी सेल डिवाइड करती होगी, तो प्लांट सेल की बाहर सेल वॉल है हार्ड, जो ब्रेक नहीं हो सकती। तो इसका मतलब वहां से जो दो सेल बनती है, बीच में एक लेयर आ जाती है उनके, दो एक सेल के बीच में ही एक वॉल आ जाएगी, जिसकी वजह से दो सेल बन जाएंगी। एनिमल सेल में कोई सेल वॉल होती नहीं है, एक सेल बीच में से टूट जाती है, ऐसे दो अलग अलग बन जाती है। मैम ये जो ऊपर लिखा है रिजिड गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल, मैम ये सेल वॉल के बारे में ही है। हाँ ये सेल वॉल का फंक्शन लिखा है मैंने। आयुष पढ़ाई में ध्यान लगा लो बेटा ज्यादा। मैम ये रिजिड के बाद क्या लिखा है? रिजिड कहाँ लिखा है? रिजिड, रिजिड डेड, डेड होती है। सृष्टि बताओ। मैम हेमीसेल्यूलोज क्या होता है? हैमी सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज पता है क्या होता है? यस मैम। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ाऊंगी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन तो नहीं पढ़ोगे, बट हाँ थोड़ा थोड़ा बताऊंगी ये। मैम थोड़ा सा ग्लूकोज, बता दो। ग्लूकोज की फॉर्म्स ही होती है ये आपकी, बीटा ग्लूकोज से बनी होती है। हेमी सेलुलोज का मतलब ये मत समझना हाफ है ये, इसके अंदर लिंकेज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जो चेन्स बनती है ना लिंकेज वाली, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, इसलिए इसका नाम हेमी सेलुलोज रख दिया जाता है। कोई अलग से नहीं है, जैसे सेलुलोज होता है ऐसी ये कंपाउंड है बस, जैसे प्रोटीन होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं ऐसे। और बताओ, चले आगे अब। मैम एक बार ये मैम ऊपर जो कर ये दो थोड़ा। मिडिल लैमेला है इसको सीमेंटिंग लेयर क्यों बोलते हैं? सीमेंटिंग लेयर से बोले क्योंकि दो सेल्स को सीमेंट जोड़ के रखने का काम कर रही है ना, दो सेल्स के बीच में ही, इसलिए सीमेंटिंग लेयर बोलते हैं। ठीक मैम। जैसे दो ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स के बीच में सीमेंट लगाते हैं तभी तो दो ब्रिक्स आपस में अटैच रहती हैं। ये तो हवा आएगी तेज या कुछ भी आएगा, ऊपर वाली ब्रिक गिर जाएगी, नीचे वाली गिर जाएगी, हमारी बॉल गिर जाएगी। हाँ आया समझ। अब क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहला क्वेश्चन मिडिल लैमेला का काम क्या है? मिडिल लैमेला सीमेंटिंग लेयर है बिटवीन टू सेल्स। इसके साथ साथ क्वेश्चन नेक्स्ट ये आता है कि जो मिडिल लैमेला होता है किससे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, या मैम फिर पैक्टेट क्या होता है? पैक्टिन की एक फॉर्म, पैक्टिन बोलोगे, प्रोटीन की एक फॉर्म है, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम पैक्टेट। ओके मैम।
प्रोटीन की एक फॉर्म है, एक्टिन की फॉर्म। ओके मैम। तनु लास्ट क्लास वाली स्लाइड ना बेटा, वो लिंक चेक करना डिस्क्रिप्शन। अच्छा, वो लिंक वाली प्रॉब्लम हो गई थी क्या सॉल्व? मैं फिर से पूछ रही हूँ, हो गई? मैम ओपन हो गया था लिंक। हो गया था ना? हो गया। उसी लिंक में मैंने अटैच किया हुआ था, आप लोगों के पास एक्सेस नहीं था, एक्सेस भी मैंने दे दिया था। यस मैम। लास्ट क्लास तक है। खुशबू इतना लेट आए हो क्लास में? अच्छा, गलत हो गया। इतनी चीजें समझ में आए मुझे। एक एग्जाम्पल, टमाटर खाए हैं सबने? यस यस मैम। चलो आज सपोज करते हैं टमाटर लेके आए। अच्छा एक चीज, हाँ, सपोज करते हैं, चलो आप लोगों में से आयुष है। आयुष, अगर तुमको मार्केट में टमाटर लेने जाना है तो तुम्हारी मम्मी क्या इंस्ट्रक्शन देके भेजेगी तुमको? कैसे टमाटर लेके आना? व्हाइट व्हाइट या रेड रेड? मैम रेड रेड। रेड रेड बोलेगी। एक और चीज मम्मी बोलती है, टमाटर को हाथ में पकड़ के देखना, वो बहुत स्मूथ स्मूथ है, मतलब बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है या हार्ड, ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट वाले मत लेके आना, मम्मी भी बोलती यस मैम। होगी। कौन से यस लेके मैम। आते हो, सॉफ्ट वाले या हार्ड वाले? मैम हार्ड वाले, जो हल्के सॉफ्ट। कच्चे टाइप होते हैं। हाँ, जो सॉफ्ट सॉफ्ट वाले क्यों नहीं लेके आते? मैम वो अच्छे नहीं होते। वो जल्दी जल्दी खराब, जाते हैं। एग्जैक्टली, यस जल्दी मैम। खराब हो जाते हैं। तो जल्दी खराब पता है क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर जो पैक्टिन प्रेजेंट होता है ना, वो खराब, मतलब वो डिसॉल्व हो जाता है। अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बायोटेक्नोलॉजी में आता है। बायोटेक्नोलॉजी में टमाटर के ऊपर ये हो एग्जाम्पल क्या है, टमाटर की सॉफ्टनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब टमाटर खराब बहुत जल्दी हो जाते हैं। हमारे पास क्या है केस की, टमाटर सपोज कर लो, टमाटर की जो फार्मिंग हो रही है, आप दिल्ली में रह रहे हो तो टमाटर की फार्मिंग आगरा में हो रही है। आगरा में कोई फार्मर है जो टमाटो उगाता है, और आयुष का काम है कि वो फार्मर टमाटो को उगाएगा और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा आयुष तक। और आगरा से आयुष तक आने में लगते हैं 2 दिन ट्रांसपोर्टेशन में। और आगरा से दिल्ली आते आते टमाटर हो जाते हैं खराब। नुकसान किसका हुआ यहाँ पे? अब भाई उसने तो फ्रेश टोमेटो भेजे थे, आयुष के पास तक आते आते खराब हो गए। आयुष भैया का हुआ नुकसान। लक्ष्य भैया का नहीं हुआ। मैम मैं तो बिजनेस भाई में तो नहीं मैंने था ना। खरीदा थोड़ी था ना। आपने पेमेंट दे दिया था बेटा, पेमेंट दे दो तभी कोई ट्रांसपोर्ट करता है चीजें, ऐसे थोड़े ना भेजता है कोई। लक्ष्य का ही हो गया नुकसान। लक्ष्य वो फार्मर है। भूखमरी से मर गया वो मैम तो। भैया का हुआ। मैम मुझे तो पैसे मिल गए ना मेरे। आयुष का हो गया मैम। आयुष का हुआ ना नुकसान। अब आयुष क्या करे फिर? उन टमाटरों को दूसरे को बेच देंगे 5 रुपए कम के रेट में, तो सिर्फ 5 रुपए का ही मैम। नुकसान होगा। खराब टमाटर कोई नहीं, खराब टमाटर टमाटो सॉस बनाने में यूज होता है, लेकिन फिर वो मार्केट में क्या बिकेंगी? जैसे सब्जियां बनाओगे, मैम टमाटो सॉस बना के वो बेच लो। हर कोई इसमें थोड़ी ना क्या बना बोलते सकता हैं, है। किसान जैम। आयुष की टमाटो सॉस बनाने की फैक्ट्री थोड़ी ना है। मैम आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी रेसिपीज है। यस मैम मैंने देखी है। उसका खुद का काम था, वो खत्म करके वो दूसरे काम में शिफ्ट हो जाए, तो फिर तो भैया जितने आप लोग टमाटर लेने जाते हो उन सबका बिजनेस बंद हो जाना चाहिए, आपको मैम वो मिलने कोई ही ना दवाई चाहिए। लगाते होंगे। हाँ, ये आया पॉइंट। तो टमाटर भाई, अब क्या करना है? अब ये चीज हमारे साइंटिस्ट लोगों को पता चली कि भाई ऐसे ऐसे आयुष लक्ष्य के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, सोल्यूशन निकालो। उन्होंने सबसे पहले, अगर आपको, चलो तनीषा मान लेते हैं, तनीषा साइंटिस्ट है, तनीषा के सामने प्रॉब्लम आई तो तनीषा इसका सबसे पहले क्या सोल्यूशन निकाला? यस हाँ, मैम तनिष्का है। तनीषा समझ लो, ठीक है? ओके। बताओ सोल्यूशन क्या करोगे इस केस में? अपना साइंटिस्ट जॉब वाला छोड़ माइंड देगी। दौड़ाओ, सबके सब सोचो। मंतशा, गुनिका, चिंकी, दक्ष, निष्ठा, सोचो सब। भाई ऐसे मैम मैं सोचोगे बताऊं। तभी नई नई डिस्कवरी। मैम ये कैल्शियम पैक्टेट जो भी लिखा है मैम, ये इसके इंजेक्शन दे देंगे उसको।
आर्टिफिशियली कैल्शियम पेक्टेट दोगे। कितने Yes, टमाटरों को ma'am. दोगे, कितने टमाटरों को दोगे भाई? टमाटर लाखों के अमाउंट में प्रोड्यूस मैम होता फेंक है। देंगे, क्या ही करेंगे इसका। कच्चे टमाटर बेचोगे? मैम जो केचप बनाती है कंपनी, हम उन्हें ऑफर करेंगे टमाटर। तो फिर भाई घरों में आने वाले टमाटर वो कहाँ से आएंगे? फिर वो और हार्वेस्ट कर लेंगे। वो भी मैम घर खराब में हो उगा जाएगा। लेंगे ना। कितने उगाओगे भाई? हर कोई नहीं ऐसे तो कर ऐसा होगा मैम, सारे खराब हो जाएंगे। मैम उन सकता। सबको मिक्स करके एक टमाटर बना देंगे। ये प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम से भाग क्यों रही है? प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। मैम उनके मैम उन बता प्लांट तो सबको दिया, मिक्स दवाई कर लगाते देंगे। हैं। उन्हीं का प्रॉब्लम है, हमारे टमाटर खराब हो रहे हैं ट्रांसपोर्ट करते टाइम। मैम हम उसमें कोई मेडिसिन या कोई केमिकल रख देंगे। मैम ट्रांसपोर्ट का मेथड देंगे ना, कि ट्रांसपोर्ट में वो टमाटर क्यों खराब हो रहे हैं, उसके बाद ही तो हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना। हाँ मेरे ऊपर ही पानी डाल। मैम मैम उसको रिफ्रिजरेट किसी ग्लास में रख देंगे। अच्छा टमाटर को बाहर रख देते हैं हम 2 दिन तक, तो जल्दी खराब हो जाते हैं, फ्रिज में नहीं खराब होते, क्यों? मैम उसका मैम पैकेट बच जाता है। जम कैसे जाता होगा। बच जाता है पैकेट? अरे उधर को डाल लो यार थोड़ा। मैम उसका फ्रोजन मार्क कम हो जाता है। देखो चलो, दिमाग अच्छा लगा रहे हो, बट सोचो। पहली चीज, टमाटर सॉफ्ट हो जाता है, खराब नहीं होते, सॉफ्ट होता है, पहली चीज। तो इसका मतलब हमारे टमाटर के अंदर कुछ ऐसी चीज है जो टमाटर की सॉफ्टनिंग करा रही है। राइट और नॉट? Yes, ma'am. पहला Yes, पॉइंट। ma'am. यस मैम। दूसरा पॉइंट, टमाटर हार्ड थे तो उनकी हार्डनेस के पीछे का रीजन पता लगा दो कि Okay. है ना। एक हार्ड टमाटर एक सॉफ्ट टमाटर लो, कंपेयर कर लो दोनों का कि हार्ड के अंदर क्या है, सॉफ्ट के अंदर क्या नहीं है। फिर जो नहीं है वो क्यों गायब हो गया, उसको उसके गायब होने के पीछे का रीजन पता लगा दो। फिर जो उसको गायब कर रहा है उसको रोक दो गायब करने से। नहीं समझ में आया होगा? देखो अब आएगा। आ गया। जो हमारे टमाटर होते हैं ना, ये टमाटर है मेरे, ऐसे ही दिखता है। यस मैम। टमाटर हार्ड होता है, क्यों होते हैं हार्ड? क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंट होता है पैक्टिन। अभी मैंने बताया पैक्टिन, कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। ये पैक्टिन क्या काम करता है? हार्डनेस देता है, फिर रिजिडिटी मेंटेन रखता है। रिजिडिटी मेंटेन करके रखता है। अच्छा एक और चीज भाई, ये तो नहीं आपके मन में आएगा कि टॉपिक बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है, वांट कि आप टॉपिक्स को फील करके पढ़ो, प्रैक्टिकली समझो। सिलेबस तो बहुत जल्दी हो जाएगा। धीरे धीरे पढ़ाऊं, चलेगा ना? यस Yes, मैम। मैम. दौड़ेगा। किसी को ये तो नहीं है ना कि मैम सिलेबस, ये चैप्टर में इतना टाइम लग रहा है? नहीं क्योंकि नहीं। ये वाला चैप्टर बच्चों एक ऐसा चैप्टर है जो यहाँ भी पढ़ोगे, 12th में भी इसके बारे में बहुत पढ़ोगे। ये चैप्टर कभी पीछे नहीं छोड़ेगा। आपने देखा पहले वाला चैप्टर मैंने फटाफट कराए हैं सारे, एनसीईआरटी भी कराया, सब कुछ कराया, बट ज्यादा फालतू की चीजें नहीं कराई क्योंकि उसमें फालतू का होता ही नहीं है कुछ बताने का। लेकिन ये वाला पूरा जो चैप्टर है ना, ये पूरा चैप्टर ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसी प्लांट फिजियोलॉजी भी सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कराऊंगी जितना सफिशिएंट है पढ़ने के लिए। ह्यूमन फिजियो बहुत अच्छे से कराऊंगी क्योंकि वो पूरा एमबीबीएस में काम आएगा आप लोगों के लिए। ओके मैम। ठीक है, तो हमारे पास जो टमाटर होता है उनके अंदर पैक्टिन प्रेजेंट होता है जो उनकी रिजिडिटी मेंटेन रखता है। अगर मेरा टमाटर हो रहा है सॉफ्ट, तो इसका मतलब है ये पैक्टिन हो रहा है गायब। ठीक है, पैक्टिन गायब हुआ तो मेरा टमाटर क्या बन गया? सॉफ्टनिंग हो गई इसकी। तो मैंने फिर पता लगाया कि भाई ऐसा क्या है टमाटर के अंदर जो पैक्टिन को खा जाता है, पैक्टिन को डाइजेस्ट करता है। तो मेरे को पता चला कि भाई पैक्टिन के अंदर है एक एंजाइम। एंजाइम का नाम भी लिख लो। वैसे तो ये टॉपिक उसमें पढ़ोगे 12th में, पर अभी भी पढ़ लो, कोई गलत बात नहीं है। पॉलीगैलेक्टो यूरिनेज। पॉलीगैलेक्टो यूरिनेज हमारे टमाटर्स के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होता है, हर एक टमाटर के अंदर होता है ये।
बेटा पैक्टिन सिंगल मोनोमर है, और अगर पैक्टिन को मैं किसी के साथ जोड़ देती हूँ ना, जैसे उसके आगे कैल्शियम मैग्नीशियम लगा देती हूँ तो पैक्टेट बन जाता है। जैसे क्लोरीन Cl नेगेटिव लिखोगे क्लोरीन, और H के साथ उसको ज्वाइन कर दोगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड बोल देंगे उसको, वो वाला फंडा है यहाँ पे। क्लोरीन क्लोराइड, पैक्टिन पैक्टेट। आया सृष्टि समझ? यस मैम। ठीक है, तो हमारे हर एक टमाटो के अंदर नेचुरली एंजाइम होता है पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज, जो पैक्टिन को धीरे 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 खाता रहता है। फिर टमाटर 2-3 दिन तक रहेंगे, सारा पैक्टिन खा जाएगा, टमाटर लूज हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोकना है। तो इसका सोल्यूशन तनिष्का नहीं निकाल पाई, लेकिन हमारे साइंटिस्ट लोगों ने निकाल दिया था। हमारे टमाटर्स के अंदर जीन साइलेंसिंग कर दिया। अब जीन साइलेंसिंग क्या होता है, इसको ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि बहुत चीजें आप लोगों को फिर समझनी पड़ेगी उसके लिए। सिंपल से समझो, एंजाइम्स क्या होता है, प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन के बने होते हैं एंजाइम सारे, यस मैम। है ना। और प्रोटीन जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था, डीएनए से आरएनए बनता है लास्ट क्लास में, एमआरएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, फिर प्रोटीन ही अलग अलग टाइप के एंजाइम्स भी बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, वहां पे एंजाइम बनने को रोकना है, तो मैं प्रोटीन बनने को रोक दूं या डीएनए से आरएनए बनने को रोक दूं, कोई सा भी एक स्टेप रोक दूं। मतलब वो जो आरएनए होता है ना, आरएनए को ही जीन बोलते हैं, जीन को साइलेंट कर दूं, आरएनए को बोल दो कि भाई तू शांत बैठ जा, तू प्रोटीन मत बनवा। तो प्रोटीन बनवाएगा तो एक ऐसा एंजाइम बना देगा जो मेरे टमाटर को खराब करेगा। अब मेरे को कोई बाहर से केमिकल नहीं डालना पड़ा, कोई इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ा, कुछ नहीं लगाना पड़ा, हमारे टमाटर्स की लाइफ स्पेन बढ़ गया। बढ़ गया नहीं बढ़ गया? सिर्फ एंजाइम को रोक दिया। अब बात आती है रेफ्रिजरेटर वाली, कि भाई फ्रिज में रख देते हैं तो बच जाते हैं टमाटर, क्योंकि एंजाइम्स टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं। फ्रिज में होता है लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे एंजाइम्स की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, तो ये एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो ये पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज बहुत थोड़ा 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 पैक्टिन खाएगा, तो टमाटर फ्रिज में भी खराब होते हैं, लेकिन अगर 10-15 दिन तक पड़े रहे या उससे ज्यादा तब खराब होते हैं, क्योंकि फ्रिज में एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ओके मैम। है समझ? मैम अगर ये बनने को कैसे रोकेंगे? दोबारा बोलो सृष्टि। मैम एंजाइम्स ये जो टोमेटो के अंदर बनेंगे जिस वजह से टोमेटो लूज होगा, इसको रोकेंगे कैसे? इसको रोकेंगे कैसे, इसके पीछे पूरा बायोटेक्नोलॉजी का सोल्यूशन है। बायोटेक्नोलॉजी है इसके पीछे, जो बायोटेक में ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि वहां पे फिर टेक्निक्स बतानी पड़ेंगी बहुत सारी। मैम अभी नहीं पढ़ना? नहीं अभी नहीं पढ़ना, अभी सिर्फ कैल्शियम पैक्टेट आप लोगों को याद रहे उसके लिए सारी स्टोरी यहाँ पे बताई मैंने आप लोगों को। ये वाला जो टॉपिक है ना, ऐसे टमाटर को फ्लेवर सेवर टमाटर बोलते हैं। बायोटेक में आएगा ये टॉपिक, बहुत क्वेश्चन भी आएंगे इसमें, सिलेबस में है ये पूरा आपका, लेकिन 12th में है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे सिर्फ इतना है कि कैल्शियम पैक्टेट होता है जो प्लांट, क्योंकि टमाटो भी तो एक प्लांट से ही बना है, इस टमाटो की सेल्स, उसके अंदर भी पैक्टिन होगा, 2 सेल्स के बीच में, वो पैक्टिन डाइजेस्ट होगा, सेल्स लूज हो, टमाटो की सॉफ्टनिंग हो जाएगी। यस मैम। ओके मैम। सिंपल हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन आएगा पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज, वो कौन सा एंजाइम है जो मिडिल लामेला को डाइजेस्ट कर जाता है? पॉलीगैलेक्टो लैमिनेटोरिया यूरिनेज, यूरिनेज, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज। लिख लो इसको जल्दी से। लिख लिया मैम। तो हो गया। मैम यस मैम। में एस है। यूरिनेज, URINAS, ओके मैम। ये वर्ड है। हो गया।
अब पढ़ते हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सेल वॉल। अभी मैंने बताया कि दो प्लांट की सेल के बीच में होता है मिडिल लामेला। मैम इतने बड़े बड़े नेम्स क्यों होते हैं बेटा, याद तो करने पड़ेंगे, हो जाएंगे आज, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो जो हमारी सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल 3 वॉल से मिलके बनी होती है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड टर्शियरी वॉल। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के बीच का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लो। एक प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के अंदर यहाँ पे बाहर तो होगा मिडिल लामेला, है ना। यस मिडिल मैम। लामेला के यस मैम। जस्ट इनर साइड में बनेगी सबसे पहले प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल। पहले प्राइमरी वॉल बनेगी, फिर प्राइमरी के इनर साइड में बनेगी सेकेंडरी। सेकेंडरी वॉल, फिर उसके इनर साइड में बनेगी टर्शरी वॉल। टर्शरी। टर्शियरी। ऐसे बनती है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो अगर आपके सेल से पूछें कि भाई सेल के कंपैरिजन में इनर से आउटर, तो सबसे इनर टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिडिल लामेला। आउटर से इनर पूछेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, बता सकते हैं? यस मैम। बस इतना ही मेरे को बताना था। जो इसमें जो प्राइमरी वॉल होती है आपकी, ये बहुत सॉफ्ट होती है और डेलिकेट एंड इलास्टिक। सॉफ्ट, डेलिकेट, इलास्टिक, सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है। सबसे ज्यादा सेल्यूलोज होता है, हैमी सेल्यूलोज होता है। और प्लस एक इम्पॉर्टेंट चीज, एनाटॉमी वाला चैप्टर में पैरेनकाइमेटस टिश्यू पढ़े हैं और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। पैरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, भूल तो नहीं गए हो? एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये वो सेल्स हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर सेकेंडरी टर्शियरी नहीं होती। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकेंडरी वॉल जो होती है ये नॉन इलास्टिक होती है। जो पॉइंट्स आपको याद रखने से वही लिखवा रही हूँ। नॉन इलास्टिक होती है, ये आपके वेसल्स के अंदर पाई जाती है, ट्रैकेट्स के अंदर पाई जाती है जनरली। और ये एब्सेंट किस में होगी, इसमें लिखा है ना ओनली प्राइमरी, तो एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक एंड पैरेनकाइमा। लिख लोगे ये पॉइंट तो। यस यस मैम। मैम। और टर्शियरी वॉल यस फाउंड इन सिर्फ और सिर्फ ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, इसमें पाई जाती, सिर्फ ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। मैम ये तीनों साथ में किसी उसमें है? बहुत कम, बहुत रेयर जिसमें तीनों पाई जाएंगे। तीनों बहुत उसके अंदर पाई जाएंगी जो, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट ही देने का काम है, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट देने का ज्यादा फंक्शन होगा जिसका, जैसे कि स्क्लेरेनकाइमा, डेड टिश्यू, उसके अंदर। लिख लिया? यस मैम। अब एक बेसिक चीज पे आओ थोड़ा। सिंपली है, मेरे पास सेल है, ठीक है। सेल को छोड़ो, आपने टर्म सुनी होगी, एक टर्म होती है प्रोटोप्लास्ट। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस चीज को लेके, प्रोटोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लाज्म।
क्या कोई डिफरेंस है दोनों में? जैसे पैक्टिन और पैक्टेट में डिफरेंस बताया मैंने। पैक्टिन इज क्लोरीन, पैक्टेट इज क्लोराइड आयनिक फॉर्म में। मैम प्रोटोप्लाज्म में कुछ मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाता हूँ। प्रोटोप्लाज्म। एक सेकेंड, बैक स्लाइड देखनी है ना दिशा को, उसको बैक स्लाइड दिखा देता है। तब तक सोचो प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंस। कोई किसी ने मैम बोला? अच्छा दिशा का हो गया, ओके। देखो बच्चा, प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है कि मेरे पास एक सेल है, सेल के अंदर से मैंने हटा दी क्या? बाउंड्री। सिर्फ सेल वॉल हटा दी, तो जो अंदर का कंटेंट बच गया सारा, दिस इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है कि भाई मैंने सेल में से सेल वॉल भी हटा दी और सेल मेम्ब्रेन भी हटा दी, तो वो जो अंदर वाला कंटेंट बच गया प्रोटोप्लाज्म बच गया। या फिर ऐसे बोल दो, प्रोटोप्लास्ट में से सेल मेम्ब्रेन हटा दो, देन प्रोटोप्लाज्म बच गया। ठीक है। ओके मैम। अब अगर मैंने क्या किया, सेल ली, सेल के अंदर से, या सेल मत लो, प्रोटोप्लाज्म लिख देते हो डायरेक्ट। प्रोटोप्लाज्म का मतलब समझ रहे हो? प्रोटोप्लाज्म का मतलब है कि सेल में से सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल दोनों हटाई हुई है। अगर मैंने उसके अंदर से न्यूक्लियस भी हटा दिया, अब उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। वेरी गुड, देन इट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो जब भी हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं ना, तो साइटोप्लाज्म में भाई सिर्फ साइटोप्लाज्म पढ़ते हैं, ना तो उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन हम पढ़ते हैं, ना सेल वॉल पढ़ेंगे, ना ही न्यूक्लियस पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड सेल ऑर्गेनेलिज भी पढ़ लेंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर आती है। ठीक है। अब अगर मैंने क्या किया, इस साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनेली भी हटा दी, then it is known as साइटोसोल। बहुत जगह पे साइटोप्लाज्म साइटोसोल को एक ही मान लेते हैं बच्चे, कि साइटोप्लाज्म साइटोसोल एक ही बात है। नहीं है। अब तो नहीं होंगे इन बेसिक सी चीजों में, क्योंकि ये चीजें एमबीबीएस तक आप लोगों के साथ चलेंगी। वहां पे एमबीबीएस में जो लेक्चरर होंगे वो टर्म बोलेंगे साइटोसोल, तो वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे व्हाट इज साइटोसोल, व्हाट इज साइटोप्लाज्म, व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, कुछ नहीं बोलेंगे। और अगर मैम हमने उनसे पूछ लिया तो बताते भी नहीं है वो, कोई नहीं बताएगा। ऐसा क्यों मैम? इवन 1-to-1 बात भी नहीं करते वहां पे, क्योंकि एक एक क्लास में 150, 200 बच्चे होते हैं एमबीबीएस में। मैम मुझे एक ही समझ में नहीं आती, वहाँ पर इतने बड़े बड़े हॉल होते हैं, सारे बच्चे आके बैठते इतने ज्यादा, वहाँ पर एक छोटा सा बोर्ड होता है, किसको दिखता है उसमें इतना बड़ा? छोटा बोर्ड नहीं होता, बड़ा बोर्ड होता है भाई, वो पूरा प्रेजेंटेशन वाला होता है, वो स्टेयर्स वाली होती है वहां पे क्लासेस, सबसे नीचे उससे ऊपर ऐसे सबको दिखता है, और माइक इसमें होता है मुन्ना टीचर भाई के पास, एमबीबीएस में देखा था। माइक होता है। और मैम क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते उनसे डाउट्स? जैसे 3 इडियट मूवी बताओ। एग्जैक्टली। क्वेश्चंस बेटा कोई मैम पूछता ही नहीं है। 150-200, आप भाई यहाँ पे 20 बच्चों की क्लास में तो बोलते नहीं इतना, वहाँ 150-200 बच्चों की क्लास में बोलोगे? यस मैम। नहीं बोलते। लेक्चर आते हैं, लेक्चर देते हैं, चले जाते। बहुत ही मैम कम बच्चे कॉलेजों पढ़ते हैं में, वहाँ पे? ऑब्वियसली भाई ऐਵੇਂ ही थोड़े ना डॉक्टर बन जाते हैं। प्रैक्टिकल क्लासेस में होता है थोड़ा, प्रैक्टिकल क्लासेस में इंटरेक्शन होता है, लेक्चर वाली क्लासेस में नहीं इतना इंटरेक्शन। वहां पे तो सब कुछ ऑलमोस्ट खुद ही पढ़ना पड़ता है। मैम बस अटेंडेंस के लिए बुलाते हैं। नहीं,
समझने बेटा समझाते तो है ही ना वो आके, मतलब अगर कोई डाउट आ जाए उस केस में बता रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, डाउट नहीं आ रहा है, तो वो मोटी मोटी बुक्स इसीलिए होती है। सर्च करो, गूगल सर्च करो, या मैम बहुत आप जगह पे होता भी है, टीचर्स भी हेल्प कर देते हैं। लेकिन जो अब तक टीचर्स 11th-12th में जैसे टीचर करते हैं वैसे नहीं होता वहां पे बिल्कुल भी। मैम फिर आपसे पूछ लेंगे डाउट्स। श्योर, मुझसे पूछ सकते हो आप लोग, कनेक्टेड रहोगे तब। एमबीबीएस में मैम जो बेसिक होगा, जो हमारा क्लियर नहीं होगा कुछ वर्ड्स, वो आपसे पूछ लेंगे। हाँ लेकिन ऐसा होगा ही नहीं क्योंकि बेस क्लियर करा के चलेंगे हम आपको, यस मैम। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो हो गया सेल वॉल डन, अब आ जाओ सेल मेम्ब्रेन। अच्छा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ये डायग्राम देखो, दिस इज योर प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल का स्पेशल फीचर बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और जो कि हमने पहले भी पढ़ा था कि प्लांट सेल के सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से इसका न्यूक्लियस साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो इसके न्यूक्लियस को हम बोल देते हैं पेरी पेरिफेरल। पैरल न्यूक्लियस, ठीक है ये है। और बाकी न्यूक्लियस के बाहर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, लाइसोसोम, दिस इज योर प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा मतलब जो सेल वॉल होती है ना, इसी को प्लाज्मोडेस्माटा बोल देते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, पेरोक्सिसोम्स, ये सब क्या होता है आगे पढ़ोगे अभी। वैक्यूल, दिस इज योर मिडल लैमेला, न्यूक्लियर एनवलप, सब पढ़ोगे, ठीक है। और ये नीचे एनिमल सेल दिखा रखा है आपका। डिफरेंस दोनों में वही है, सिर्फ वहां पे क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। वहां पे सेंटर में लार्ज वैक्यूल है, यहाँ पे वैक्यूल नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लियस सेंट्रल है, और एक एक्स्ट्रा सेंट्रियोल जो कि एब्सेंट होती है प्लांट्स में। ओके मैम, ये सेम डायग्राम क्लास 9th में भी है ना? यस मैम ये सेंट्रियोल वही है ना, सेंट्रोसोम? दैट सेंट्रियोल तो एक होता है बेटा, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल ऐसे एक माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रोसोम दो को ऐसे परपेंडिकुलरली लगा दो, इसको सेंट्रोसोम बोले। ओके। चलो अब सेल मेम्ब्रेन, एक सेकेंड होल्ड करना, जस्ट हाँ। सेल मेम्ब्रेन देखो, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की जो डिस्कवरी पॉसिबल हो पाई थी वो कब पॉसिबल हो पाई थी? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गया था उसके बाद ही इसकी डिस्कवरी पॉसिबल हो पाई थी। कब? 1950 में। अब एक सिंपल सी चीज हमको ये जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिख के दे रखे हैं इन्होंने कि भाई मेरे को सेल वॉल की स्टडी करनी है, सिर्फ सेल वॉल की, तो मेरे को चाहिए कि मैं एक ऐसी सेल लूं, सॉरी सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन। करेक्ट भी नहीं कर रहे हो बच्चों मेरे को, आप शांति से सुन रहे हो बस। मैम आपने करेक्ट कर दिया था हमारे बोलने से पहले। सेल मेम्ब्रेन है ना, तो मेरे को एक ऐसी सेल की सेल मेम्ब्रेन पढ़नी है कि जब मैं सेल के साथ वर्क करूं तो बाकी सेल ऑर्गेनेलीज वगैरह या बाकी और कोई चीज डिस्टरबेंस ना क्रिएट करे। तो एक ऐसी सिंपलेस्ट सेल का नाम बताओ आपकी नॉलेज में जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती। देखो सुहेल ने बता भी दिया, आरबीसी। आज सही बोला ना मैंने, सोहेल? तो मैं इसीलिए
हमारे साइंटिस्ट लोगों ने आरबीसी को चूज किया था सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, न्यूक्लियस भी नहीं होता, और कोई अदर सेल ऑर्गेनेली भी नहीं पाए जाते। तो इसका मतलब इजी है ना आरबीसी के ऊपर स्टडी करना। यस मैम। फिर जब हमने आरबीसी की मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन एनालिसिस किया, मतलब मेम्ब्रेन को निकाला और निकाल के ये देखा कि इसके अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो मेरे को पता चलता है कि इसके अंदर 40% लिपिड है और 52% प्रोटीन है, बाकी 8% अदर और चीजें हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सब आ जाएगा। समझ? तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बनता है कि साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में क्या आया था, क्यों उन्होंने आरबीसी लिया। आंसर समझ आ गया हम लोगों को? यस मैम। यस फिर नेक्स्ट चीज साइंटिस्ट लोगों ने ये बता दिया कि भाई हमने तो आरबीसी पे स्टडी किया, उसका मैंने बताया 40% लिपिड है, 52% प्रोटीन है। आप इसको यूनिवर्सल मत समझ लेना, आप ये मत समझ लेना कि कोई भी सेल लोगे उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर यही कंटेंट मिलेगा। लिपिड प्रोटीन का कंटेंट सेल टू सेल वेरी करेगा, ये भी बोला उन्होंने। मैम फिर स्टडी क्यों करा था? स्टडी इसीलिए किया ना क्योंकि इजी था स्टडी करना, एक्सट्रैक्ट, क्योंकि कोई भी चीज की स्टडी क्या होती है उसको वहां से निकाल के एक्सट्रैक्शन इजी था सेल मेम्ब्रेन का। वहां पे बाय चांस मैं सेल मेम्ब्रेन एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, उसकी जगह पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन आ जाए, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन आ जाए, क्योंकि नेकेड आई से तो देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप के थ्रू ही सब एक्सट्रैक्शन चलेगा, बहुत माइक्रो लेवल पे चलेगा, है ना। यस मैम। ये सब पॉसिबिलिटीज थी, इसलिए हमने आरबीसी को चूज किया। आगे समझ? अब देखो फिर। जो सेल होती है वो एटम से बनी हुई होती है क्या? नहीं, वो तो केमिस्ट्री वाली सेल होती है, जो एटम न्यूक्लियस वो सब होता है। केमिस्ट्री वाला न्यूक्लियस और ये वाला न्यूक्लियस सेम नहीं होता। एनीथिंग दैट इज स्पेस, एनीथिंग दैट इज मास और स्पेस, वो इतना मैटर की डेफिनेशन। यस मैम। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। मैटर के अंदर मैटर जो होता है वो छोटे छोटे एटम से मिलके बना होता है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। पहले मैं भी, जब मैं 8th 9th क्लास में थी ना, तो ये वाला न्यूक्लियस वो वाला न्यूक्लियस सेम समझती थी, मैम सेम नहीं, लगता था। सेल जो है उसके पास कुछ मास भी है और वो जगह भी ऑक्यूपाई करती है, तो इसका मतलब वो भी तो एटम से ही बनी होंगी ना, सेल ऑर्गेनेलीज वगैरह। लिविंग होता है, क्या वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है? क्या वो एटीपी प्रोड्यूस कर सकते हैं? एटम्स नहीं कर सकते। उनके अंदर ये सेल ऑर्गेनली, भाई देखो इसका ये ना, मतलब से आप तनिष्का हो, सपोज एक और तनिष्का होती मेरी क्लास में, नाम सेम है सिर्फ, यस वो तो अलग 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 हो, आपकी प्रॉपर्टी अलग है उसकी प्रॉपर्टी अलग है, नाम से सेम चीज यहाँ पे है। यहाँ पे ह्यूमंस की जो लिविंग कोई बॉडी है उनके अंदर स्ट्रक्चरल यूनिट उसको सेल बोल रहे हैं, ऐसे केमिस्ट्री में मैटर की स्ट्रक्चरल यूनिट को एटम सेल बोल देता है, न्यूक्लियस ये सब। तो ठीक मैम है, अगर हम ऐसे तो अपनी जेल, उसमें जो जेल वगैरह में रखते हैं जिनको, उनको कैदी वगैरह, उसको भी सेल बोलते हैं। यस मैम। चलो सोहेल सोहेल बोलते हैं कि क्या बोल रहे हैं आपका, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स आर इंडीड मेड अप ऑफ एटम्स। एक सेकेंड रुकना बच्चों, एक कॉल आ रहा है, जस्ट एक सेकेंड। जी
सोहेल ने बोला द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स आर इंडीड मेड अप ऑफ एटम। जो सेल्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम्स के बने होते हैं। मैम गूगल पर तो ये लिखा है एटम से बनी होती है। बेटा एटम से इसको कैसे एक्सप्लेन करूं? एनीथिंग दैट इज ऑक्यूपाइज। ये पेन है, क्या ये पेन एटम से बनके बना है? यस मैम। यस मैम। मेरी वॉइस स्लो आ रही है क्या? नहीं मैम सही है। सही है। एक बार या तो रिजॉइन कर लो या वॉल्यूम चेक कर लो एक बार। तो ये पेन मैम भी बस एटम आपकी ना लिपसिंग और जो आप बोल रहे हो ना वो दोनों मैच नहीं हो रहे थे। नेटवर्क इशू होगा फिर, या फिर ये गूगल मीट। हाँ मैं सही बोल दिया। मैम सही तो है। मैम बस मेरे पे चल रही है थोड़ी वॉइस। अच्छा चलो ट्राई करो, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूं। पेन है, एटम से मिलके बना है। एटम, अच्छा एटम और सेल में डिफरेंस बताओगे सोहेल? molecules of atom, molecules of cells are made up of atom। क्या ये जो ह्यूमंस की लिविंग सेल होती है उसके अंदर कोई मॉलिक्यूल्स वगैरह है? इस पेन की स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है, आपकी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, लिविंग सेल। भाई मैं और तेज नहीं बोल सकती, मेरे को माउथ में ना अल्सर्स हो रखे हैं एंड यू कांट इमेजिन कितना मेरे को बोलते हुए पेन फील हो रहा होगा। 2-3 दिन से इतना अल्सर्स मेरे को हो रखे हैं। मैम आज की छुट्टी कर दो। नहीं बेटा छुट्टी नहीं कर सकती, पढ़ना यस जरूर है। मैम। कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी आप लोगों की भी और मेरी भी। बट और लाउड नहीं बोल सकती, अपना वॉल्यूम चेक कर लो। तो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट सेल है, इस पेन की स्ट्रक्चरल यूनिट भी सेल है और एटम है। बट डिफरेंस ये है कि भाई मेरी सेल लिविंग है, इसकी सेल लिविंग नहीं है। मैम जो सेल ऑर्गेनेलीज होती है वो किस चीज से बनी होती है? सेल ऑर्गेनेलीज आपकी किस चीज से मिलके बनी होगी? सेल ऑर्गेनेलीज आप समझ सकते हो, छोटे छोटे एटम से मिलके बनी है सेल ऑर्गेनेलीज। बिकॉज हमारी जो पूरी सेल है ना, वो सेल आपका जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनी है, ऐसे ही एक केमिकल स्ट्रक्चर से, किसी ना किसी केमिकल से मिलके बनी हुई है ये। अब जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन का सिंगल यूनिट अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड को कभी हाथ में पकड़ सकते हैं हम लोग? नो मैम। नो मैम। तो क्या वो मैटर होगा फिर? इज इट मैटर और नॉट? काम करना, ये मैटर वाली चीज, सेल वाली चीज, केमिस्ट्री और बायो, इसके ऊपर सर्च करना सबके सब। कल की क्लास में पूछूंगे फिर क्या क्या किस चीज ने फाइंड किया। ओके मैम। दक्ष बोल रहे हैं लिपिड का उन्होंने फॉर्मूला दिया। जो कार्बन है ना इसमें, ये एटम से मिलके बना, कार्बन इज एटम। ये पूरा एक मॉलिक्यूल बन गया। लिपिड इज अ मॉलिक्यूल। लिपिडिज्म भाई गूगल पे मत ट्रस्ट किया करो, सही नहीं बताता गूगल। ये पूरा एक मॉलिक्यूल बन गया है। इसमें अगर आप सिंगल कार्बन देखोगे ना, वो एक एटम है। ऐसी आपकी पूरी बॉडी एक मॉलिक्यूल है, आपकी पूरी बॉडी की एक सिंगल यूनिट है सेल, जिसको आप एटम बोल दो। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब एक एटम है। ठीक है, थोड़ा सर्च करना समझ आ जाएगा। मैम एटम तो नॉन लिविंग होता है ना, मतलब नॉन लिविंग तो का कार्बन, कार्बन लिविंग है नहीं है ना कार्बन लिविंग, लेकिन मेरी बॉडी की जो एक सेल है वो लिविंग है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाती है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाती है। सेल लिविंग नहीं है, लेकिन सेल से बनी हुई कोई चीज, सेल से बना हुआ कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग कंसीडर होता है। अकेली सेल को लिविंग नहीं बोलेंगे कि भाई ये सेल लिविंग है। सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म वो लिविंग कंसीडर होता है, क्योंकि लिविंग की भी कुछ प्रॉपर्टी है।
भाई वो सांस ले रहा है, वो बोल रहा है, वो कॉन्शियस है, वो एक्टिविटीज कर रहा है सारी, तब उसको लिविंग बोलो। हाँ बेटा, हर चीज एटम से मिलके ही बनी होती है, हर चीज एटम से मिलके बनी होती है, लेकिन हमारी बॉडी के केस में हम सेल से मिलके बने हैं। सेल के अंदर लिपिड है, प्रोटीन है, तो प्रोटीन का एक सिंगल यूनिट प्रोटीन, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के अंदर नाइट्रोजन भी होगा, सल्फर भी होगा, कार्बन भी है, वो एटम से है, वो एटम। तो बोल दो भैया हम एटम से मिलके बने हैं, क्या फर्क पड़ता है। मैम इस टॉपिक से अलग एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो। मैम आपका बर्थडे कब आता है? 22 अक्टूबर। ओके मैम। ये बहुत ज्यादा ही ओके टॉपिक मैम। से लगता। यस मैम। मैम वापस पढ़ाई करते हैं ना चैप्टर अपना। हाँ मैंने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में समझ आ जाएगा। हाँ बायोमोलिक्यूल चैप्टर में चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो अभी इतना समझो कि भाई हम भी, मैं इस चीज को इग्नोर नहीं कर रही हूँ कि हम लोग एटम से नहीं मिलके बने हैं, लेकिन एटम से कैसे बोल रही हूँ वो चीज समझा रही हूँ। सेल है, लिपिड है, सेल के अंदर प्रोटीन है। लिपिड की स्ट्रक्चर खुद बताई दक्ष ने, तो लिपिड के अंदर जो कार्बन है ना वो एटम है, मेरी फिंगर एटम नहीं है। इसके अंदर जो सेल है, सेल के अंदर जो लिपिड है, उस लिपिड के अंदर भी जो कार्बन हाइड्रोजन है वो एटम। ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, जा सकते हो, किसी भी चैप्टर पे जा सकते हो, चीजें क्लियर रखो, लेकिन क्लियरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो एक बार जल्दी से ना मॉडल पढ़ लो मेम्ब्रेन के, एक मॉडल पढ़ लो, अभी टाइम है। सैंडविच सब लोगों ने खाया है घर में, जो यस मम्मी ने मैम। यस तो मैम। सैंडविच, सैंडविच मॉडल ही हमारा दिया था डेनियल डेविसन साइंटिस्ट ने। कैसे बनता है सैंडविच? अच्छा मैम सैंडविच, सैंडविच एक मूवी भी थी। यस मैम मैम। नाम तो सुना है मूवी का। है ना, मैंने देखी है उनकी, उनकी गोविंदा की मूवी है ये सैंडविच, उसी ज्यादा यस में मैंने मैम। सैंडविच। सुना है बस। ठीक है, तो सैंडविच में, सैंडविच हमको ये बोलता है कि भाई ऊपर प्रोटीन लेयर, बीच में लिपिड लेयर, फिर नीचे प्रोटीन लेयर, ऊपर 2 ब्रेड के स्लाइस, नीचे भी एक ब्रेड, और बीच में आलू, लिपिड, मतलब ऐसे होती है मेम्ब्रेन। और इसने बोला, डेविसन ने, कि ये जो प्रोटीन होता है ना, एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन मतलब ग्लोब्यूल, ऐसे राउंड शेप होगी इसकी। दिस इज नॉन एज डेविसन मॉडल। ठीक है, फिर एक और साइंटिस्ट है। लास्ट वाली पी का मतलब भी प्रोटीन है। हाँ, ऊपर भी प्रोटीन, नीचे भी प्रोटीन, बीच में लिपिड। फिर एक और मॉडल था रॉबर्टसन मॉडल, इनका मॉडल का नाम था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में भी इन्होंने ये बोला कि भाई ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन, बीच में लिपिड। लिपिड। फिर आप बोलोगे कि मैम डिफरेंस क्या है दोनों के मॉडल में? डिफरेंस ये था, इन्होंने बोला है ग्लोबुलर प्रोटीन है, इन्होंने बोला भाई ये फाइब्रस प्रोटीन है। जैसे भी बनाया ना फाइबर्स, ऐसे फाइबर्स की फॉर्म में है ये। ये थे हमारे 2 मॉडल, दोनों मॉडल फ्लॉप थे। ठीक है, मैम क्यों? अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए ये चीजों को, सिंपल सिंपल सा दे दिया इन्होंने। फिर जो हमारा नेक्स्ट मॉडल था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये था सबसे इंटरेस्टिंग एंड सक्सेसफुल मॉडल। 1972 में दिया गया था, क्वेश्चन भी इसी पे ही आता है। किसने दिया था? फिंगर एंड निकोलसन
साइंटिस्ट ने दिया था, और इसका मॉडल को सिंगर एंड निकोलसन मॉडल भी हम आज इतना ही रखते हैं। मैम आप वो अवंती से नीट में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ होगा मतलब? बेटा अगर एडमिशन की बात करें तो शायद 35 to 38 स्टूडेंट्स हैं। मैम 700 प्लस कितने स्टूडेंट्स के हैं? एक भी नहीं। तो मैम हाईएस्ट है 652। मैम रैंक कितनी बनी उस पे? 652 वाली की नहीं पता उसके रैंक। मैम इस बार तो 715 मार्क्स थी, 14 स्टूडेंट्स के आए हैं। उसकी रैंक है Yes, ma'am. 6348 6348। मैम इस बार तो रैंक बढ़ गई, मतलब पहले तो कम आ जाती थी इसमें, इतने में बहुत कम आती थी। इसकी 6348 रैंक है, 652 मार्क्स है, एससी कैटेगरी है। और पता है इस बार के रिजल्ट में सबसे अच्छी और सबसे बुरी चीज क्या रही कि जिन बच्चों से मैं एक्सपेक्ट करती थी, जैसे अभी सपोज करो तनिष्का है पढ़ाई में, मेरे को पता है भाई तनिष्का अच्छा पढ़ रही है, लक्ष्य आयुष अच्छे कर रहा है, और भी बच्चे हैं, अभी एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये मत समझना मैम ने हमारा नाम नहीं लिया। तो एक्सपेक्ट कर रही हो आप अच्छा कर रहे हो, ऑनलाइन टेस्ट में भी अच्छा दे रहे हो, तो नीट में भी एक्सपेक्ट कर रही होंगी ना कि नीट में भी आप लोगों का एक डिसेंट सा स्कोर आ जाएगा, 400 500 समथिंग तक यस होगा ना एक्सपेक्टेशन टीचर का। इवन आप लोग भी होंगे, सेम चीज मेरी बात एक्सपेक्टेशन थी काफी सारे बच्चों से। उन बच्चों के मार्क्स हैं किसी के 136, किसी के 214, किसी के 222 इससे। एंड ये वो बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दे के आते ही मेरे को कॉल किया, मैम आज तो बड़े खुश हैं हम लोग, मैम हम तो सारा पेपर कराए 100% कराए हम लोग तो, मैम हमारे तो बहुत अच्छे आएंगे, बायो में 360 आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे। ये वो वाले बच्चे हैं। अब इस चीज से आप लोगों को क्या सीखने को मिलेगा वो भी बताऊंगी। उन बच्चों का ना मैं एक सेशन लूंगी जिसमें वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उन्होंने क्या गलती की पेपर अटेम्प्ट करने में, पेपर के टाइम पे किन चीजों का ध्यान नहीं रखा, प्रिपरेशन के टाइम पे क्या क्या गलतियां की, उनकी गलतियां भी सब मैं रिकॉर्ड करूंगी ताकि आप लोग सीखो उनसे। प्लस जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है उन बच्चों की भी मैं वीडियोस बनवाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चले उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनके किसी के जो 654 है इसका सेकंड अटेम्प्ट है, ड्रॉप करती लड़की। बट हमारे पास वो 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 600 प्लस स्कोर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, और एक बच्चा तो ऐसा है 612 नंबर है। पूरे साल क्लासेस में ऐसे ही आता था, मजे में आता था, बस मैं उसको बोलती थी भाई तेरा कुछ नहीं होने वाला है, तू बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला, बातें बनाता था। यूट्यूब से पढ़ा है, सिर्फ सेल्फ स्टडी किया है, 612 नंबर, कुछ नहीं पढ़ता था, बातें बनाता था बस। और जो पढ़ते थे क्लास में बड़े सिंसियर थे उनके 112 113 200 ये। तो मैम हमें नीट में जाना चाहिए या नहीं? ऑब्वियसली भाई नीट में जाना चाहिए, लेकिन एक स्ट्रेटजी के साथ। आप जैसे बोल रहे हो मैम आज नहीं पढ़ते, कंसिस्टेंट